गौरी किस वंश से संबंधित था? तो गौरी तुर्की के ससबानी वंश से संबंधित था। गौर प्रदेश कौन सा इलाका कहा जाता था? तो मध्य एशिया के भाग को गौर प्रदेश कहा जाता था। मध्य एशिया का भाग जो था किस लिए प्रसिद्ध था? तो मध्य एशिया का भाग जो था अच्छे घोड़े एवं लौह इस्पात के लिए विख्यात था। इस्लाम को स्वीकार करने से पहले यहाँ जो मध्य एशिया के निवासी से वो किस धर्म को मानते थे? तो मध्य एशिया के जो निवासी थे यहाँ पर महायान बौद्ध मतावलंबी रहते थे। कहाँ पे? मध्य एशिया में। मध्य एशिया में ही एक वंश का उदय हुआ, उसको क्या नाम से जानते हैं? तो उसको गौरी वंश के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? मध्य एशिया में। गौरी आरंभ में किसके अधीन था? तो गौरी आरंभ में गजनी के अधीन था। गौरी की शक्ति किसके समय में बढ़ी? तो गौरी की शक्ति जो थी वो अलाउद्दीन के समय में बढ़नी शुरू हुई थी। ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं था, ये कौन था? अलाउद्दीन हुसैन था। ठीक है। किसके बारे में कहा जाता है कि महमूद गजनवी की कब्र को छोड़कर गजनी वंश के सभी शासकों की कब्रों को खुदवाकर उनकी हड्डियों को हवा में फैला दिया था? किसके बारे में? अलाउद्दीन ने गजनी को कितने दिनों जलाया था? तो अलाउद्दीन गजनी को 7 दिनों तक जलाया था। इस कारण इसे जहांसोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहांसोज, या दुनिया को जलाने वाला। अलाउद्दीन हुसैन को कहा जाता है, हुसैन। अलाउद्दीन के बाद कौन राजा बनता है? तो अलाउद्दीन के बाद उसका चचेरा भाई गियासुद्दीन 1163 ईस्वी में राजा बनता है। गियासुद्दीन किसका शासक था? तो गौर का शासक था। गियासुद्दीन का छोटा भाई कौन था? शिहाबुद्दीन था, जिसे ही गौरी कहा गया। शिहाबुद्दीन कब राजा बनता है? तो 1173 ईस्वी में गजनी जीता। शिहाबुद्दीन गजनी का शासक बनता है। यह किस नाम से जाना जाता था? तो शिहाबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता, जब 12वीं सदी पर भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 12वीं सदी में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करता था और स्वतंत्र शासक हुए भी स्वयं को उसके अधीन माना, यानी स्वयं को उसके अधीन माना, और अपने बड़े भाई के नाम से सिक्के ढलवाया और खुतबा पढ़वाया था। गियासुद्दीन की मृत्यु कब होती है? 1203 ईस्वी में होती है। उसके बाद मोहम्मद गौरी एक स्वतंत्र शासक बनता है। मोइनुद्दीन ने उपाधि धारण की और गौर को अपनी राजधानी बनाया। मोइनुद्दीन या गौरी का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी का नाम अन्य नाम था शिहाबुद्दीन और मोहम्मद बिन शाम था। किस वंश से था? संसवानी वंश से था। मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान विजय का प्रमाणिक विवरण किस में मिलता है? तो मिन्हाज के तबकात नासरी में मिलता है। गौरी का भारत पर आक्रमण करने के क्या क्या कारण थे? तो गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो वो भारत पर क्या करना चाहता था? भारत पर वह साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी उसकी। ठीक। दूसरा कारण, वह पंजाब को जीतना चाहता था। गजनी का वंश पंजाब जो था वह किसके अधीन था? जब गौरी ने पंजाब पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया तो उस समय उस पर पंजाब पे किसका शासन था? तो गजनी वंश का खुसरो मलिक था। कौन था? खुसरो मलिक के अधीन था। गजनी वंश का एकमात्र बचा हुआ साम्राज्य यही था। कौन सा? पंजाब का। और तीसरा तीसरा बात यह था कि उसने अपने बड़े भाई से समझौता किया था। क्या भाई से समझौता किया था? कि उसका भाई जो गयासुद्दीन था वह किससे लड़ेगा? तो वो पश्चिम की ओर साम्राज्य का विस्तार करेगा, और गौरी जो है, शिहाबुद्दीन जो है, वह किधर विस्तार करेगा? तो पूर्व की ओर अपना धर्म विस्तार करेगा, धन की लालसा की पूर्ति करेगा। ठीक। प्रमुख अभियान मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करने आया तो उस समय भारत के उत्तर पश्चिम इलाके पर 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। कौन थे? 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। कौन कौन था? लाहौर था, मुल्तान था और सिंधु था। यानी 3 जो स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे, किसके? मोहम्मद गौरी के। लाहौर का राजा कौन था? लाहौर का राजा खुसरो शाह था। मुल्तान का राजा करमाथी था और सिंध में कौन था? सुमरा वंश था। देवल की राजधानी क्या थी उस समय? देवल जो थी वह सिंध की राजधानी थी। देवल किसकी राजधानी थी? सिंध की राजधानी थी। मोहम्मद गौरी भारत पर किस मार्ग से आया था आक्रमण करने के लिए? गोमल दर्रे से आया था। और महमूद गजनवी किस रास्ते से आया था? खैबर दर्रे से आया था। गोमल दर्रे से भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण था मुल्तान के करमाथी जाति के। किसके खिलाफ था? तो मुल्तान के करमाथी जाति के खिलाफ था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। और ये जो करमाती जाति के मुसलमान थे, ये क्या थे? ये सिया थे। मुल्तान के साथ गौरी ने किसको जीता? तो मुल्तान के साथ साथ गौरी ने उच्च और निचले सिंध को भी जीत लिया। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी कहाँ पे करता है? तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात पर आक्रमण जब करता है तो गुजरात का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था या मूलराज था। और इसने किसके साथ लड़ाई लड़ा था? तो इसकी अपनी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में लड़ा था। कौन से स्थान पे लड़ा गया था? तो काशहद के मैदान में लड़ा गया था। किस मैदान में? काशहद के मैदान में यह युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे है? तो आबू पहाड़ के निकट है। मोहम्मद गौरी की पहली पराजय कौन थी? तो मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी भीम द्वितीय के साथ जो युद्ध लड़ा था, उसी में इसकी पहली पराजय होती है। इसके बाद गौरी का अगला युद्ध कहाँ था? 1179 ईस्वी में पंजाब में गजनी के अंतिम शासक खुसरो शाह पर हुआ। जब गौरी पंजाब पर आक्रमण करता है खुसरो शाह, तो गौरी सबसे पहले किसको जीता है? तो सबसे पहले पेशावर जीता, उसके बाद राजधानी लाहौर पर कब्जा किया।
इस मुहिम में मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? तो 1119 में मोहम्मद गोरी का साथ जम्मू के राजा विजय देव का सहयोग मिला था। किसका मिला था गोरी का साथ? तो गोरी का साथ मिला था जम्मू के राजा विजय देव का साथ मिला था। ठीक, किसको हराने के लिए? खुसरो शाह को हराने के लिए। मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को कब जीता था? तो मोहम्मद गोरी ने सियालकोट को 1185 ईस्वी में जीता था। सियालकोट को क्यों जीता था? तो अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए सियालकोट को जीता था। 1188 ईस्वी में गोरी ने भटिंडा अभियान किया और तबर हिंद के जिले को जीता था, तबर हिंद के किले को जीता था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इसका कारण कौन सा बना था? तात्कालिक कारण तो यही किला बना था। कौन सा किला? तबर हिंद का किला जो था, यही पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होने के कारण बने थे। क्यों? क्योंकि तबर हिंद किले पर दावा कौन करता था? तो पृथ्वीराज तृतीय दावा करता था। गोरी ने इस मुद्दे को या इस बहस को सुलझाने के लिए किसको भेजा था? तो रुकनुद्दीन को भेजा था। किसको भेजा था? रुकनुद्दीन हमजा को भेजा था। किसको बोला कि रुक जा हम जा रहे हैं, रुक जा हम जा रहे हैं? तो रुकनुद्दीन हमजा गया था। किस मुद्दे को लेकर? तो राय पिथौरा किले को लेकर, लेकिन बात असफल रही। तो इसके चलते युद्ध कौन सा होता है? तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कब? 1191 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध होता है। इस युद्ध का सेनापति कौन था? तो इस युद्ध का सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय, जिसका नाम स्कंद और खांडे राव भी मिलता है। तो यह जाता है लड़ने के लिए। मोहम्मद गोरी को कौन घायल करता है? तो पृथ्वीराज तृतीय का भाई गोविंद राय मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है। तब एक खिलजी अधिकारी आकर, कौन? खिलजी अधिकारी आकर गोरी की जान बचा लेता है। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में तराई का द्वितीय हुआ था। इसमें गोरी जीतता है। ठीक है, किसकी वजह से? सजगता एवं श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के अनुसार इस युद्ध को जीत जाता है। इस युद्ध में कौन मारा जाता है? इस युद्ध में गोविंद राय मारा जाता है और पृथ्वीराज सरस्वती या सिरसा के निकट पकड़ लिया जाता है। चंद्र बरदाई इस युद्ध के बारे में क्या बात करते हैं? तो चंद्र बरदाई कहते हैं कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहीं पर गोरी की हत्या के अपराध में, गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया जाता है। कौन कहता है? तो चंद्र बरदाई कहता है। ठीक है। मिन्हांजा क्या करता है? मिन्हांज कहता है कि पृथ्वीराज की हत्या तुरंत कर दी गई। मिन्हांज, मिनटों में हत्या। मिन्हांज मतलब मिनटों में हत्या, यानी किसकी हत्या कर दी गई? तो पृथ्वीराज तृतीय की तुरंत हत्या कर दी। अब बात कौन बताता है? तो मिन्हांज बताता है। चंद्र बरदाई क्या कहता है कि क्षण क्षण भर जीने, चंद्र बरदाई मतलब क्षण भर में जीने के लिए मौका दिया। तो जीने का मौका कैसे दिया? कि पकड़ के ले गया। कहाँ पे ले गया? बंदी। चंद्र बरदाई बंदी बनाई बंदी बनाई। चंद्र बरदाई बंद बंदी बनाई बंदी बनाई। चंद्र बरदाई बंदी बनाई के कहाँ ले गई? चंद्र बरदाई क्या कहता है? बंदी बनाई। ट्रिक है में चंद्र बरदाई बोल रहा है बंदी बनाई, मिनहांज बोल रहा है मिनहांज जो मिन में हत्या, मिन में हत्या, मिनटों में हत्या, मिनटों में हत्या मतलब तुरंत हत्या हो गई थी। ठीक। हसन निजामी क्या बोलता है? हसन निजामी क्या बोलता है? हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक। हसन निजामी क्या कहता है? गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ समय के लिए अजमेर पर शासन किया। ठीक है। इस मत की पुष्टि किससे होती है? तो इस मत की पुष्टि संस्कृत के एक ग्रंथ किसल किशल विधि विध्वमसा से होती है। किसल विधि विध्वमसा से हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या मिलता है कि साथ ही पृथ्वीराज ने कुछ सिक्का चला था और उस सिक्के पर क्या लिखा मिलता है? तो श्री मोहम्मद शाह मिलता है। इससे भी अनुमान लगाया जाता है कि कुछ समय तक इसने अजमेर पे शासन किया था। अधीनता स्वीकार, इसी बात को स्वीकार किया जाता है। परंतु जब पृथ्वीराज विद्रोह करने का षड्यंत्र करने लगा तो मृत्युदंड उसे दे दिया गया था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? तो गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाया जाता है और दिल्ली में गोविंद राय के पुत्र को शासक बनाया गया था। गौरी ने आरंभ में अपने विजित प्रदेश में हिंदू राजाओं को ही शासक नियुक्त किया था। इसके पीछे उसका कारण था कि हिंदुओं की भावनाओं को संतुष्ट करके मुस्लिम विजय को संगठित करना था। इसलिए गौरी ने जितना प्रदेश जीता था उसमें हिंदुओं को ही उसने संगठित किया, राज्य शासन करने का मौका दिया। गौरी ने इंद्रप्रस्थ किसे कहा जाता था? दिल्ली को। तो गौरी ने इंद्रप्रस्थ ने अपने विश्वास प्राप्त सहायक के नेतृत्व में एक सेना रखी। कौन था? किसके पात्र में विश्वास था? तो ऐबक के। गौरी का विश्वास पात्र कौन था? तो ऐबक था। इसको कहाँ भेजता है? इंद्रप्रस्थ भेजता है। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था हिंदू शासकों से संधि करना और विद्रोह को दबाना था। ऐबक का पहला मुख्यालय कहाँ पे था? ऐबक का पहला मुख्यालय दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ ही था। कहाँ पे था? दिल्ली के पास इंद्रप्रस्थ। गोविंद राज को किसने हटा दिया? तो गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया। किसने? अजमेर में हरिराज ने। कौन था? अजमेर में हरिराज ने गोविंद राज को हटाकर चौहानों की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया, परंतु ऐबक से हारने के कारण हरिराज ने चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। कौन चिता में कूद जाता है? तो हरिराज कूद जाता है। क्यों? क्योंकि इसने पृथ्वीराज या चौहानों की जो स्वतंत्रता थी उसको ये प्राप्त करना चाह रहा था। किसको हटाकर? गोविंद राज को हटाकर। और ऐबक की मध्यस्थता से हरिराज क्या होता है? हार जाता है और चिता में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। जब हरिराज चिता में कूदकर आत्महत्या कर लेता है तो अजमेर पे किसका शासन था? गोविंद राज का था। तो ऐबक ने अजमेर को कब अपने अधीनता में ले लिया? तो 1194 ईस्वी में अपने प्रत्यक्ष अधीनता में ले लिया था। इसी समय अकबर ने दो स्थापत्य बनवाए थे। कब?
1194 ईस्वी में। दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? कुबत उल इस्लाम के नाम से करवाया था। किसके नाम से? कुबत उल इस्लाम के नाम से करवाया था। यानी कि दिल्ली में पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुबत उल इस्लाम के नाम से हुआ था। दिल्ली की पहली मस्जिद कौन थी? तो दिल्ली की पहली मस्जिद थी कुबत उल इस्लाम। ये सटीक लाइन है कि दिल्ली की पहली मस्जिद कौन थी? तो कुबत उल इस्लाम थी। दिल्ली की पहली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1194 ईस्वी में। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कब बनवाया था? 1196 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक, किसकी जगह पे बनवाया था? तो यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? यहाँ पर एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। उस संस्कृत विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो अजमेर में था विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। बीसलदेव ने संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था। उसको किसने तोड़वाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा के क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया 1996 में। ये बनवाना शुरू किया था और ये पूरा कब हुआ था? तो 1200 ईस्वी में यह पूर्ण हुआ था। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को कब हराया था? मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को 1194 जयचंद 1194 में किस राजा को हराया? तो गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। ये गढ़वाल शासक जो जयचंद था ये कहाँ पे राजा था? तो कन्नौज एवं बनारस का राजा था। कहाँ का राजा था? कन्नौज एवं बनारस का राजा था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो चंदावर नामक स्थान पे हुआ था। किस स्थान पे? चंदावर नामक। ये चंदावर किस नदी पे स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक, कब? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और गढ़वाल शासक जयचंद के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कहाँ कहाँ के राजा थे? तो गौरी जो था वो मदेशिया का राजा था और गढ़वाल चंद जो था वो कन्नौज एवं बनारस का राजा था। इस युद्ध में हार किसकी होती है? तो जयचंद की हार होती है। तृतीय युद्ध में जयचंद क्या था? तो तृतीय युद्ध में जो जयचंद था वो तटस्थ रहा था, किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। युद्ध जीतने के बाद गौरी ने क्या किया? तो युद्ध जीतने के बाद गौरी 1194 में वापस चला जाता है और जो विजित प्रदेश को जीतता है उसे संगठित करने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1195 में कौन सा इलाका जीतता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1195 में कोयल इलाका अलीगढ़ का था जीतता है। कौन सा इलाका जीतता है? तो कोयल का किला जीतता है। कोयल किला कहाँ पे है? अलीगढ़ में। फिर 1196 में कौन किला जीता है? तो रणथंभौर का किला जीता है। कौन? रणथंभौर का किला कौन जीता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जीता था। कब? 1196 ईस्वी में। रणथंभौर का जिला 96 रणथंभौर 96 रणथंभौर 96 रणथंभौर 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 96 कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी बयाना को कब जीता है? तो मोहम्मद गौरी बयाना को 1195 में जीता है। मोहम्मद गौरी बयाना कब जीता है? 1195 में। ग्वालियर को कौन जीता है? तो बहाउद्दीन तुगरी जीता है। ग्वालियर बहाउद्दीन तुगरी जीतता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को कब लूट मचाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को 1197 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा था? 1197 ईस्वी में लूटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस पैसे से इल्तुतमिश को खरीदा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनिलवाड़ के विजय यानी कि गुजरात की जो राजधानी है जो अनिलवाड़ को जीतता है तो इसी अनिलवाड़ को जीतने के बाद उससे जो आमदनी होती है उस पैसे से इल्तुतमिश को खरीदता है। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। जैसे गजनी का गुलाम कौन है? तो नहीं, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन है? तो ऐबक है। और ऐबक का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ को लूट लेता है, लेकिन किसके विरोध के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाया? तो भीम द्वितीय के विरोध के कारण। ऐबक बदायूं को कब जीतता है? तो 1197-98 में बदायूं को जीतता है। किसमें? राजपूत राजा के द्वारा। राजा राजपूत राजा से जीतता है। ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को कब हराया था? तो ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को 1202 ईस्वी में हराया था। ऐबक ने चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर किसको जीता? तो बुंदेलखंड के कालिंजर महोबा या जिसे महोत्सव नगर भी कहा जाता है। महोत्सव नगर किसे कहा गया है? तो महोबा को महोत्सव नगर कहा गया है। और खजुराहों को जीता था। कब जीता था? 1202 ईस्वी में जीता था। किस राजा को हराकर? तो चंदेल राजा परमर्दी देव को हराकर जीता था। पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? तो इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने पूर्व की ओर तुर्की का विस्तार किया था। कब? 1204 ईस्वी में।
बख्तियार खिलजी ने कौन से विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो 1204 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। किसको किसको? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और उसके साथ किसको जीता था? तो बिहार एवं बंगाल को जीता था। कौन? बख्तियार खिलजी। किसने विस्तार किधर विस्तार किया था? तो पूर्व की ओर तुर्की का साम्राज्य का विस्तार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूर्व की ओर तुर्की साम्राज्य का विस्तार किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कब? 1204 ईस्वी में, जब इसने 3 विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। कौन कौन से? ओदंतपुरी, विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने के बाद बिहार और बंगाल को जीता था। मिन्हाज उस समय का शासन, बंगाल का शासक किसको बताता है? तो मिन्हाज कहता है कि उस समय का शासक लक्ष्मण सेन था। कहाँ का शासक? बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था। किसके अनुसार? मिन्हाज के सिराज। लक्ष्मण सेन की राजधानी कहाँ थी? तो लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया थी। ये बख्तियार खिलजी के बारे में क्या कहा जाता है? तो बख्तियार खिलजी कुरूप था। कैसा था? कुरूप था। और इसको एक बार कुरूपता के कारण, कुरूप होने के कारण एक बार इसको दिल्ली और गजनी में नौकरी नहीं मिली थी। ठीक है, नौकरी नहीं दिया गया था इसको गजनी और दिल्ली में। तो ये किसका अधिकारी था? तो कुरूप जो था ये कौन? ये सरदार था। कुरूप सरदार बख्तियार जो था, इसको ये ऐबक का अधिकारी था। सर्वप्रथम इसने किस किस पर अधिकार किया? तो सर्वप्रथम इसने नदिया पर अधिकार किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने सर्वप्रथम किस पर अधिकार किया? तो नदिया पर अधिकार किया, क्योंकि इसने तो पहले विश्वविद्यालयों को खत्म किया। उसके बाद कहाँ जाता है? बंगाल जाता है और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को हराता है और उसकी राजधानी नदिया पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद वह लखनऊती को नया राजधानी बनाता है। नदिया पर कब्जा करने के बाद किसको नया राजधानी बनाता है? तो लखनऊती को नया राजधानी बनाता है मेरे भाई। लखनऊती को नया राजधानी कौन बनाता है नदिया को हराने के बाद? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को किस विजय के बाद मोइनुजुद्दीन की उपाधि, मोइनुजुद्दीन ने उसे खिलत भेजकर सम्मानित किया था? तो नदिया के विजय के बाद बख्तियार ने लखनऊती में कौन सी नाम से खुतबा पढ़वाया? तो बख्तियार ने लखनऊती में, कहाँ पे? लखनऊती में मोइनुजुद्दीन के नाम से खुतबा पढ़वाया था। मोहम्मद गौरी ईरान में ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से कब हारता है? तो 1205 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में ईरान के शासक अंधकुद युद्ध में, कौन से युद्ध में? अंधखुद युद्ध में। अंधखुद युद्ध में हार जाता है। कौन हार जाता है? मोहम्मद गौरी। किसमें? अंधखुद। अंधखुद मतलब क्या होता है? अंधा बन के खुद लड़ने गया था, अंधा बन के खुद लड़ने गया था और हार के आ गया। कौन? गौरी। किस युद्ध में हार गया है? तो ईरान के शासक से युद्ध बाहर का। कौन था ईरान का शासक? ख्वारिज्म था। मोहम्मद गौरी, ए गौरी, गौरी किससे हार जाता है? 1205 ईस्वी में ख्वारिज्म शासक से अंधखुद युद्ध के में हार जाता है। और हारने के बाद गौरी क्या करता है? इनके लिए एक छिपा वरदान साबित होता है। पूछ देगा कि गौरी के लिए कौन सा युद्ध एक छिपा हुआ वरदान साबित होता है? तो गौरी के लिए जो अंधखुद का युद्ध था उसके लिए छिपा हुआ वरदान साबित होता है। क्यों? इस हार के बाद गौरी जो था वह एशिया से मोह भंग हो जाता है और पूर्ण रूप से ध्यान कहाँ लगाता है? भारत पे लगाता है। ठीक। जब 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हार जाता ईरान में, उस समय पंजाब में किसका शासन था? तो खोखरों का था। और खोखरों ने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया? पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया था। गौरी ने अपने आखिरी अभियान में किसको हराया था? तो गौरी ने अपने आखिरी अभियान में खोखरों को हराया था। कब? 1206 ईस्वी में। कब हराया था? 1206 ईस्वी में हराया था। यह अभियान कहाँ पे हुआ था? तो गौरी का आखिरी अभियान झेलम एवं चिनाब की नदी पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था गौरी का आखिरी अभियान? तो गौरी का आखिरी अभियान झेलम और चिनाब नदी पे हुआ था 1205 ईस्वी में। और इसमें खोखरों को हराया और बड़े पैमाने पर खोखरों का कत्ल भी किया था। क्या किया था? बड़े पैमाने पर खोखरों का कत्ल भी किया था। खोखरों वाले अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इल्तुतमिश ने निभाई थी। और इल्तुतमिश के इस महत्वपूर्ण भूमिका से खुश होकर गौरी ने कुतुबुद्दीन को क्या आदेश दिया? तो कहा कि इसको गुलाम से मुक्त कर दें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही गुलाम से मुक्त कौन हो गया था? तो इल्तुतमिश गुलाम से मुक्त हो गया था, निताजता से मुक्ति पा लिया था। गौरी ने ऐबक को इल्तुतमिश के साथ सहृदय व्यवहार का आदेश दिया था। सांस्कृतिक उपलब्धियां। पहला, गौरी के दरबार में कौन कौन थे? तो गौरी के दरबार में थे फखरुद्दीन राजी थे। कौन थे? फखरुद्दीन राजी थे। और नाजामी उरूजी थी। कौन थी? कौन था? कौन थी? कौन थे? फखरुद्दीन राजी। फखरुद्दीन राजी गौरी के दरबार में, फखरुद्दीन राजी और नाजामी उरूजी, नाजामी उरूजी और फखरुद्दीन राजी गौरी के दरबार में थे। एक गौरी ने जो सिक्के चलाए थे उसमें किस प्रकार को देखने को मिलते हैं? तो गौरी ने जो सिक्का चलाया था उस पर हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी का अंकन था। ठीक है, किसका आकृति बनी हुई थी? तो लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति बनी हुई थी। और देवनागरी लिपि में क्या लिखा था? तो देवनागरी लिपि में मोहम्मद शाम लिखा था। ठीक। किसके सिक्कों पर मोहम्मद शाम लिखा हुआ मिला था? तो पृष्ठ के पृष्ठ भाग पर किसके? पृथ्वीराज तृतीय के
सिक्कों पर भी मोहम्मद शाम लिखा हुआ था। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। कहीं कहीं एकता प्रथा की या एकता व्यवस्था की शुरुआत तो मोहम्मद गौरी ने की थी, लेकिन इसको व्यवस्थित और संस्था रूप का नाम किसने दिया था? संस्था के रूप के तौर पे किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक। मृत्यु, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को हत्या कर दी गई। तो चंद्रबरदाई किसको इसका श्रेय देते हैं? तो चंद्रबरदाई इसको श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। चंद्रबरदाई जब खुद कह रहे थे कि जब तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार गया था, तो उसको लेके जाते हैं कहाँ पे? बंदी बनाकर ले जाते हैं। उसके बाद जब वो षड्यंत्र रहता है तो उसको मौत की सजा दी जाती है। तो भाई यहाँ पे आके फिर जिंदा होकर आके मारेगा, तो ये तर्कसंगत कैसे हो गया? कुछ इतिहासकार का कहना है जैसे कि इस्लामी मत के अनुयायियों ने हत्या की, तो कुछ इतिहास कहते हैं खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। मोहम्मद गौरी के शव को कहाँ दफनाया गया था? तो गजनी में दफनाया गया था। मोहम्मद गौरी के शव को गजनी में दफनाया गया था। उसकी मृत्यु के बाद गजनी में अलाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी हुआ, किंतु गियासुद्दीन उसे हटाकर स्वयं शासक बन गया। महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी में तुलना की है। महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था। उसने अभियान में, चाहे वह भारत में हो या मध्य एशिया में हो, कभी नहीं हारा था। कौन? महमूद गजनवी जो था वो कभी नहीं हारा था। मोहम्मद गौरी अनेक अवसरों पर पराजित हुआ, लेकिन एक विशेषता थी कि पराजयों से उबरने और गलतियों को सुधारने की अपूर्व क्षमता। महमूद गजनवी किस पे कब्जा नहीं कर पाया था? तो कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाया था वो। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय किसको जाता है? तो महमूद गजनवी को जाता है, भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय। परंतु भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। लेकिन वह बुनियाद महमूद गजनवी ने ही रखी थी, जिस पर गौरी ने तुर्की साम्राज्य का भवन खड़ा किया, क्योंकि गजनवी ने पंजाब पर अधिकार करके भारत की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था। दोनों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में धर्म का सहारा लिया। वस्तुतः दोनों विभिन्न परिस्थितियों एवं चुनौतियाँ थी और दोनों अपने प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल रहे। महमूद गजनवी को हिंदी की दौलत प्राप्त करना था, वहीं गौरी को हिंदी में साम्राज्य स्थापित करना था। राजपूतों के पराजय के कारण, यानी राजपूत क्यों हार गए थे इस युद्ध में? इतिहासकार हज़म निज़ामी एवं मिनहाज ने तुर्की विजय को दैवीय कृपा का परिणाम बताया। यानी किस इतिहासकार ने तुर्की विजय को दैवीय कृपा का परिणाम बताया? तो तुर्की विजय को दैवीय कृपा का परिणाम बताने वाले हैं हसन निजामी एवं मिनहाज सिराज हैं। कौन कौन है? हसन निजामी और मिनहाज सिराज। वहीं तुर्की विजय का कारण तुर्की रण प्रणाली में गतिशीलता, अश्वरोही सेना की भूमिका तथा भारतीय सामंत ढांचे वाले सेना को राजपूत पराजय का मुख्य कारण कौन मानता है? तो फ़खे मुदब्बिर मानता है। कौन मानता है? फ़खे मुदब्बिर। मुदव्विर मानता है, फ़खे मुदव्विर मानता है। क्या मानता है? किसमें? अपने ग्रंथ अदब उल हर्ब में। किसमें? अदब उल हर्ब में कहता है कि जो तुर्की सेना थी शक्तिशाली थी, उनके पास जो रणस्थल थे, अश्व सेना थी, सबसे उसने भारतीय जो सेना थी उनसे ये आगे निकल गए थे। जदुनाथ सरकार ने राजपूतों के पराजय का कारण इस्लामिक सिद्धांतों जैसे सामाजिक समता, नया धर्म एवं मुसलमानों का नशा मुक्त तथा भाईचारे की भावना से युक्त होना आदि को मानते हैं। किसके कौन सा तर्क दिया? लेनपुल और स्मिथ थे। ये तर्क क्या देते हैं कि तुर्क ठंडे देश के मांसाहारी हो जाते, इसलिए उनका सफल होना लाजमी था। यानी अंग्रेज साले आके यहाँ पे क्या कर रहे थे? मांस मांस चिल्ला रहे थे। तो इनका यही कहना है कि तुर्क जो ठंडे प्रदेश के थे मांसाहारी थे, इसलिए जीत जाते थे। खुद मांस खाते थे और तर्क भी दे रहे हैं कि मांस खाने में तेज थे इसलिए जीत गए। वाह भाई, क्या तर्क है तुम लोग का। कुछ विद्वान भिन्न भिन्न मतों को देखकर यह जरूरी हो जाता है कि तथ्य में गहराई से, इसलिए तुर्क द्वारा जो लोहे का रकाब प्रयोग किया गया था वो हारण का कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में 8वीं सदी से भी तुर्कों जो लोहे का रकाब प्रयोग किया गया था वो भारत में प्रयोग किया जाता था 8वीं सदी से। इसका प्रमाण किसने दिया है? तो खुद फ़खे मुदब्बिर ने दिया है। राजपूतों के पराजय के कारण में भौगोलिक और आहार संबंधी तर्क भ्रामक एवं पूर्वाग्रह से युक्त है। ठीक है, ये किसने कहा? सतीश चंद्र ने कहा था। राजपूतों में भी मांसाहार की प्रथा थी। प्राचीन काल में ही शूद्रों को सेना में भर्ती होने का अधिकार किसने दिया था? तो कौटिल्य ने दिया था। कौन सा प्रमाण दिखता है जिसमें तुर्क भी भाईचारे की भावना में नहीं दिखते? तो बलबन। बलबन क्या कहता है? बलबन कहता है कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और मैं जब भी निम्न कुल में जन्मे किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे नथुने फड़फड़ाने लगते हैं और मेरे हाथ तलवार पर चले जाते हैं। बलबन बलबन बल 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 बल, यानी कि बल 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 करता है तो क्या होता है? उसके नथुने फड़फड़ाने लगते हैं और हाथ में तलवार लेकर गर्दन काट देता है। भारतीयों के बीच विदेशियों का अध्ययन करने वाला कोई अलबरूनी नहीं निकला। यह कथन किसने कहा था? सतीश चंद्रा ने कहा था।